हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अब सीडीपी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो जानिए कैसे बनेगी सीडीपी आपकी स्ट्रेंथ। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे सीडीपी से डरते हैं और सीडीपी की वजह से वो अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते या फिर उनका स्कोर काफ़ी डाउन रहता है। तो अब सीडीपी से बिल्कुल डरना नहीं है। सीडीपी के बारे में हम बात करेंगे, जितनी भी थ्योरी आती हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में हम उन थ्योरीज़ को अप्लाई भी करेंगे एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये तो पता होता है कौन सी थ्योरी किसने दी थी और कौन सी थ्योरी में क्या बात हो रही है। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन में अप्लाई करने की, जब वे एग्ज़ाम में देते हैं क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी थ्योरी से रिलेट करें और क्या इसका आंसर हो पाएगा। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस लेके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे सीडीपी को स्ट्रेंथ बनाया जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर सीडीपी इम्पोर्टेंट क्यों है टेट के लिए। तो चाहे कोई भी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका टेट हो, एस टेट हो या फिर आपका सी टेट हो या फिर रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, उन सभी में सीडीपी आती ही आती है 30 मार्क्स की। लेकिन अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट में हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और वो पेडागोजी किस पे डिपेंड करती है, सीडीपी की थ्योरी से ही बनती है। लेकिन हम समझ नहीं पाते तो इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उन सब के प्रैक्टिस भी हम करेंगे धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में। तो ये तो होगी इम्पोर्टेंस कि सीडीपी अगर हमें समझ में आ गई तो इजीली हम अपना स्कोर अच्छे से ऊपर ले जा सकते हैं और इजीली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम टेट क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मीनिंग के बारे में, साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो सीडीपी की बात कर रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात कर रहे थे, साइकोलॉजी क्यों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। शुरुआत हमारे सीडीपी की यहीं से होती है कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, क्योंकि सीडीपी हमारे साइकोलॉजी की एक छोटी सी बूंद के बराबर एक छोटी सी ब्रांच है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीडीपी में, साइकोलॉजी में आखिर साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है जो है साइकी प्लस लोगस। कई बार एग्जामिनर इन्हीं के बारे में पूछ लेता है, इनकी स्पेलिंग को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के रख दिया जाता है। जैसे कि साइकी की स्पेलिंग आपको दे दी जाएंगी PSYCHO, यहाँ पे साइकी की जगह साइको लिखा हो सकता है और लोगस की स्पेलिंग भी कुछ इस तरह से आपको दिए जा सकते हैं जिससे आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि लोगस के स्पेलिंग क्या होते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनर काफ़ी आपको घुमा फिराने की कोशिश करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है और हम वहीं अटक जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, और यही इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग होते हैं। हम ये स्पेलिंग भी याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि साइकी प्लस लोगस, यहाँ पे साइकी का मीनिंग होता है सोल। क्या होता है, यहाँ पे साइकी का मीनिंग होता है सोल, हिंदी में इसे कहते हैं आत्मा, हिंदी में इसे कहते हैं आत्मा। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, यानी कि इसका अगर दोनों का मीनिंग हम लेके चले तो इसका क्या मीनिंग हो गया, आत्मा का अध्ययन करना या टू स्टडी दी सोल। ये जो बातें हमें अभी पता चली कि साइकी का मीनिंग होता है सोल और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो यहाँ पे हम बात करें कि साइकी का मतलब होता है सोल, यह बात हमें किसने बताई, तो ये बात हमें बताई थी गैरेट साहब ने। ये बात हमें बताई थी गैरेट साहब ने कि साइकी का मीनिंग गोल सोल होता है। साइकी का मीनिंग क्या होता है, सोल होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की यानी कि साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि साइकी प्लस लोगस दो वर्डों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, और ये जो दो वर्ड हैं ये कौन सी लैंग्वेज के हैं ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये हैं हमारी ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के ये दो वर्ड हैं जिनसे साइकोलॉजी बना है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि साइकोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो साइकोलॉजी आपका इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, बट ये मिलके बना है ग्रीक दो वर्डों से जो है साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस दो ग्रीक वर्ड हैं और साइकोलॉजी हमारा इंग्लिश वर्ड है।
तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे कि साइकी प्लस लोगस, साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनाता है और ये ग्रीक वर्ड से हैं और इंग्लिश वर्ड है साइकोलॉजी। तो आगे हम चलते हैं कि साइकोलॉजी में हमने बात की, क्या साइकोलॉजी शुरू से ही इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहा है? तो आंसर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी शुरू से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आज प्रेजेंट में ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन चुका है। ये कब बना था? साइकोलॉजी सबसे पहले ब्रांच था, या कह सकते हैं हम कि ये किसका हिस्सा था? फिलोसफी का। फिलोसफी का ये एक पार्ट हुआ करता था। फिलोसफी को कहा जाता है मदर ऑफ साइंस। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। और साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1880 में साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का दर्जा दे दिया गया। और ये कब दिया गया? किसके बाद दिया गया? जब विलियम वोंट ने 1879 में लिप्जिंग में अपनी एक लेबोरेटरी खोली साइकोलॉजी की। किसने खोली ये लेबोरेटरी? विल्हेम वुंट ने। विल्हेम वुंट ने एक साइकोलॉजी की लैब खोली। और ये कहाँ खोली गई थी लैब? ये खोली गई थी लिप्जिंग में। तो इससे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी शुरू से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। ये सब्जेक्ट हमारा इंडिपेंडेंट कब बना? ये बना था 1879 में, जब कहाँ पे? लिप्जिंग में ये लेबोरेटरी खोली गई। और ये लिप्जिंग वर्ड कहाँ से आया है? ये लिप्जिंग कहाँ की जगह है? ये है जर्मनी की जगह। ये जर्मनी की जगह है जहाँ पे साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी खोली गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। इसकी स्थापना की थी विल्हेम वुंट ने। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि विल्हेम वुंट ने साइकोलॉजी की शुरुआत तो कर दी। फॉर्मल शुरुआत उनकी मानी जाती है यहाँ से 1879 से। किसकी मानी जाती है? साइकोलॉजी की औपचारिक फॉर्मल शुरुआत मानी जाती है 1879 से, जब हमारी साइकोलॉजी की पहली लैब खुली थी लिप्जिंग जर्मनी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? विल्हेम वुंट ने। तो क्या साइकोलॉजी वर्ड हमारा, क्या साइकोलॉजी पहले अस्तित्व में नहीं था? क्या साइकोलॉजी पहले कभी हमने यूज़ नहीं किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी सबसे पहले यूज़ किया था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1590 में एक बुक आई थी जिसका नाम था साइकोलॉगिया। क्या था? साइकोलॉगिया। ये आई थी बुक। और ये बुक लिखी थी हमारे, किसने लिखी थी? रोडोल्फ गोकेल ने। ये बुक लिखी थी रोडोल्फ गोकेल ने लिखी थी और इस बुक का नाम था साइकोलॉगिया। इसमें सबसे पहले हमारा जो साइकोलॉजी वर्ड है वो अस्तित्व में आया था। इसी बुक में रोडोल्फ ने साइकोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था। तो साइकोलॉजी वर्ड कब अस्तित्व में आया था? 1590 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या शुरू से इसका मीनिंग, जैसे हमने अभी जाना था, साइकोलॉजी का मीनिंग होता है साइकी प्लस लोगस और इसका अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। तो क्या शुरू से ही साइकोलॉजी का मीनिंग यही रहा है? क्या आज के टाइम पे भी साइकोलॉजी का मीनिंग यही लिया जाता है? तो चलिए हम इसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या साइकोलॉजी का मीनिंग चेंज होता गया है? सबसे पहले बात करी थी हमने साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगोस 2 वर्ड से बना है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ये डेफिनेशन हमारे पास निकल के आई थी, इसी से हमने मीनिंग को जाना था। तो ये सब किसने दिया था? ये वाला डेफिनेशन के समर्थक कौन कौन थे? सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये बात हो रही थी 16th सेंचुरी के बारे में। यहाँ पे इसके समर्थक थे प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्ते। एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब थे जिन्होंने इस डेफिनेशन का समर्थन किया था। इनको माना जाता है कि ये थे हमारे फिलोसफर थे जिन्होंने, जैसा कि हमने जाना अभी अभी कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से निकली है? फिलोसफी से निकली है। तो जब ये ऐसे प्लेटो, अरिस्टो और डेकार्ते जो हैं ये फिलोसफर ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में इन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिर्फ आत्मा का अध्ययन करती है। परंतु इसको सही डेफिनेशन नहीं माना गया। इस डेफिनेशन को नकार दिया गया, इस मीनिंग को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि हम देख तो सकते ही नहीं आत्मा को। क्या आप स्टडी कर सकते हैं?
आत्मा की? नहीं कर सकते। क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा होती है एक विजुअल फॉर्म में नहीं होती, आत्मा होती है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। हमें क्या पता आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है? क्या आप वहाँ बैठ के मेरी आत्मा देख सकते हैं? क्या मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी आत्मा देख सकती हूँ? नहीं देख सकते। तो इसीलिए हमारे पास इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं था। वी हैव नो एविडेंस। तो इस तरह से हमारे पास में आत्मा के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था। तो क्या लिख सकते हैं हम? नो एविडेंस। नो एविडेंस किसके लिए? आत्मा के लिए। हम आत्मा को नहीं देख सकते, हम नहीं जानते कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो हम मेज़र ही क्या करेंगे? ना तो इसके बारे में कोई मेज़र कर सकते, ना हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इस डेफिनेशन को नकार दिया गया। क्या डेफिनेशन थी ये? क्या मीनिंग था ये? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। इसको नकार दिया गया। तो इसके बाद में कौन सी डेफिनेशन आई? इसके बाद में हमने क्या मीनिंग निकाला साइकोलॉजी का? इसके बाद में हमने मीनिंग निकाला था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि जो सोल की जगह थी अब माइंड ने ले ली है। अब इसके समर्थक कौन कौन थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। इनके समर्थन थे हॉब्स, कांत एंड जॉन लॉक। मेन इनके माने जाते हैं समर्थक जॉन लॉक। जब भी आती है बात स्टडी ऑफ माइंड की बात आती है तो जॉन लॉक के बारे में बात होती है। मेन समर्थक क्या थे? जॉन लॉक थे। और ये कौन सी सदी की बात हो रही है? होती है 17th सेंचुरी की बात हो रही है। इस टाइम पे जॉन लॉक का मानना था और इनके समर्थक का मानना था कि साइकोलॉजी तो माइंड की स्टडी करती है, पर ठीक वैसे ही हमारे पास यहाँ भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि हम माइंड को नहीं देख सकते। हम माइंड में क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या सोचा जा रहा है, हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ भी ठीक वैसे ही माइंड हमें दिखता नहीं है। इसको स्टडी कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं कर पाते हम स्टडीज़ को, क्योंकि ये भी दिखाई नहीं देता। ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट हो गया, और इस इंटरनल पार्ट की वजह से ही हम स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाई देती है बॉडी, दिमाग दिखाई नहीं देता। ये हो जाती है इंटरनल स्टेट हमारी बॉडी की, इसलिए हम इसकी स्टडी नहीं कर पाते। तो इसको भी क्या कर दिया गया? इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया। ये कौन से नंबर की डेफिनेशन थी? सेकंड डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन क्या कहती है? स्टडी ऑफ माइंड की साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। देखिए यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन है जिसका नाम है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हिंदी में कहा जाता है चेतना। क्या कहा जाता है? चेतना। और चेतना की बात हो रही थी, यानी कि कॉन्शियसनेस की स्टडी की बात हो रही थी 18th सेंचुरी में, और इसके मेन समर्थक थे विल्हम वुंड। अब देखिए जो ये नाम मैंने बोला विल्हम वुंड, ये आपने थोड़ी देर पहले ही सुना था। किस चीज़ के लिए सुना था? ये नाम फेमस हुआ था 1879 में। और किस वजह से? क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब खोली थी। कहाँ खोली थी? जल्दी से सोच के बताइए। इन्होंने फर्स्ट लैब खोली थी लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खोली थी। और इनका मानना था कि साइकोलॉजी स्टडी करती है कॉन्शियसनेस की, और कॉन्शियसनेस की स्टडी करती है, तो इसलिए इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया। अब इतने इंपॉर्टेंट इंसान हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की, जिनसे साइकोलॉजी की फॉर्मल शुरुआत मानी जाती है, फिर भी इनके डेफिनेशन को नकार दिया। क्यों? इसके रीज़न थे कि माइंड, हमारा जो माइंड है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम मानते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, यानी कि जो हम इस डेफिनेशन बात कर रहे हैं वो, और एक होता है हमारा अनकॉन्शियस, जिसके बारे में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी है, उसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। और एक होता है सबकॉन्शियस, यानी कि इनके बीच वाला हिस्सा, सबकॉन्शियस पार्ट। तो सबकॉन्शियस पार्ट, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये 3 पार्ट होते हैं माइंड के। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे माइंड का 10% भाग ही होता है कॉन्शियस माइंड, और 90% पार्ट होता है अनकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस पार्ट होता है एक लेयर की तरह, तो एक बाउंड्री की तरह होती है, जिसमें चीज़ें कभी भी कॉन्शियस माइंड में जा सकती है और कभी भी अनकॉन्शियस माइंड में जा सकती हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम सीधा सीधा हमें दिखाई भी दे रहा है कि 10% पार्ट, ओनली माइंड का 10% पार्ट। तो जब साइकोलॉजी 10% माइंड की स्टडी करती है तो 90% तो रह ही गया। वो 90% कैसे हम स्टडी कर पाएंगे? अगर हमने सिर्फ 10% ही स्टडी किया है तो साइकोलॉजी की स्टडी कैसे हुई? कैसे हमें पूरे इंसान के बारे में पता चलेगा? कैसे हमें साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा? तो इसलिए इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया कि अगर हम कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि माइंड का 10% भाग ही होता है कॉन्शियस परसेंट। तो 90% भाग को स्टडी करने के लिए ये सही डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इस डेफिनेशन को भी नकार दिया गया। अब बात करते हैं कि इससे आगे क्या डेफिनेशन आई। फिर बात आई साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर बात करी बिहेवियरिज्म की, और यहाँ पे कह सकते हैं हम इस डेफिनेशन में क्या क्या बात करी गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ बात हो रही थी 19th सेंचुरी में, और लगभग 1924 में एक जेबी वॉटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बिहेवियरिज्म की स्थापना कर दी। 1940 में एक बुक आई जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। ये इन्होंने बुक लिखी, और इस बुक को लिखने के बाद में इन्होंने डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी क्या करती है, बिहेवियर की स्टडी करती है। ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन का कहना था अगर आपने स्टडी करी बिहेवियर की तो ये सही डेफिनेशन होगी। और उन्होंने स्टडी के लिए कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया? इन्होंने कहा ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी को, क्योंकि बिहेवियर क्या है हमारा? बिहेवियर हमारी बॉडी का क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। जब भी हमारे बिहेवियर में कोई चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का मूड कैसा है, सामने वाला क्या कर रहा है। यानी कि जो माइंड में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे शरीर में दिखाई देंगे, और शरीर में, बॉडी में हम देखेंगे जो भी हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस होंगे उनको हम नोट करके, उनको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हुआ होगा। अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये थी बिहेवियरिज्म की शुरुआत 19th सेंचुरी में 1924 में। किसके द्वारा? जेबी वॉटसन के द्वारा। इसलिए इन्होंने अपनी स्टडी के बेस पे, अपने बुक के बेस पे इन्होंने कहा, डिक्लेयर किया कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर वर्ड की जब बात आ गई है तो बिहेवियर वर्ड का सबसे पहले यूज साइकोलॉजी में किसने किया था? अब ये तो हो गया कि ये तो बात होगी कि जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म की स्थापना करी, लेकिन इनसे पहले भी किसी ने साइकोलॉजी में बिहेवियर वर्ड का यूज़ किया था। तो वो इंसान कौन है? तो चलिए एक बार उनके नाम के बारे में भी जान लेते हैं। उनका नाम है विलियम मैकडूगल। जी हाँ, 1908 में साइकोलॉजी में सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी इस वर्ड का, बिहेवियरिज्म का यूज़ किया था। नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मैकडूगल। ये हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म यानी बिहेवियर का यूज़ किया था। तो इस डेफिनेशन ने क्या प्रूव कर दिया? इस डेफिनेशन ने बता दिया कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। इस डेफिनेशन को आज तक नकारा नहीं गया है, क्योंकि इसमें हम स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को नोट भी कर सकते हैं, उन चेंजेस को हम देख भी सकते हैं। यानी कि जो जो हमारी क्रिटिसिज्म बनी थी, जो जो पीछे डेफिनेशन की आलोचना की वजह बनी थी, वो सारी वजह यहाँ पर आके ख़त्म होगी। हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर बिहेवियर के सभी चेंजेस को नोट करके एक क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, आगे क्या हो सकता है। ये सभी नोट करके हम बता सकते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या करती है? साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये डेफिनेशन आज भी लागू होती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी का प्राचीन में क्या मीनिंग था, शुरुआत में क्या मीनिंग था, क्या डेफिनेशन थी, तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ सोल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइकोलॉजी के आज के टाइम में क्या मीनिंग लिया जाता है, क्या इसका मतलब समझा जाता है, तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब बात कर रही हैं कि हमने इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ ली तो हम याद कैसे करें? तो उसके लिए आप इस डेफिनेशन को एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं।
तो ये क्या कहती है ट्रिक, ये डेफिनेशन क्या कहती है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये डेफिनेशन कहती है, किसने दी थी, सबसे पहले बात करते हैं। ये डेफिनेशन दी थी वुडवर्ड ने। वुडवर्ड एक साइकोलॉजिस्ट ही हैं। इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल, यानी कि साइकोलॉजी सबसे पहले अपनी आत्मा को खो दिया, देन इट्स माइंड, फिर इसने अपने दिमाग को खो दिया, देन इट्स कॉन्शियसनेस, फिर इसने अपनी चेतना को खो दिया, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ ए काइंड, और अभी अपने बिहेवियर में बनी हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सीक्वेंस में, यहाँ पे हमें किसी सीक्वेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें पता भी चल जाएगा क्या क्या चेंजेस होते गए हैं मीनिंग में, क्योंकि जैसे जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे जैसे हमारी सेंचुरी आई थी, ठीक वैसे ही ये डेफिनेशन उन्होंने दी है। सबसे पहले क्या गई थी, सोल, फिर क्या आया था, माइंड, फिर आया था कॉन्शियसनेस, और लास्ट में हमने बात करी थी बिहेवियरिज्म के बारे में, यानी कि बिहेवियर आज के टाइम पे क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये हमें बताया गया है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इसका क्या मीनिंग बन गया है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। आज के टाइम पे यही डेफिनेशन हम लागू करते हैं, यही डेफिनेशन आज के टाइम पे मानी जाती है। तो ये तो थी एक छोटी सी क्लास एज ए डेमो, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में बहुत ही अच्छे से थ्योरी करेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्कूल के बारे में कि कैसे कैसे साइकोलॉजी के स्कूल आए, क्योंकि स्कूल पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब स्कूल ये वो वाले स्कूल नहीं है जिनमें हम जाके बैठते हैं, जिनमें हम जाके टीचर से लेक्चर लेते हैं। ये स्कूल एक थॉट है, एक विचारधारा है, जिसको कई सारे साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। तो उनके बारे में हम करेंगे बातें नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।